हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू करियर फॉर आईज एकेडमी। मेरा नाम है जय शर्मा। आज हम हमारा एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ विद रिस्पेक्ट टू आवर डिफेंस सर्विसेज। डिफेंस मिनिस्ट्री ने ऐसा कहा है कि 2025 जो है वो ईयर ऑफ रिफॉर्म्स है हमारी डिफेंस सर्विसेज के लिए। तो उसके अंदर एक सबसे बड़ा रिफॉर्म उन्होंने कहा है कि हम लेके आएंगे एक थिएटर कमांड लेके आएंगे, राइट। अब थिएटर कमांड में क्या होता है, यूजुअली हम इसके बारे में और डिटेल में समझेंगे, बट अगर हम ब्रीफ इंट्रोडक्शन अगर समझते हैं तो हमें ऐसा होता है कि जब कई बार वॉर होता है, मान लेते हैं कि गुजरात कोस्ट पे वॉर हुआ है। अब गुजरात कोस्ट पे वॉर हुआ है तो वहाँ पे सवाल ये उठता है कि हमें नेवी का ज़्यादा यूज़ करना है, हमें एयरफोर्स का ज़्यादा यूज़ करना है, या हमें इंडियन आर्मी का यूज़ करना है। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग आती है कि इंडियन आर्मी का एक लॉजिस्टिक होता है, इंडियन नेवी का एक लॉजिस्टिक है, इंडियन एयरफोर्स का एक लॉजिस्टिक है। थर्ड थिंग है कि इंडियन आर्मी को एक इन्फॉर्मेशन मिल रही है, नेवी को एक इन्फॉर्मेशन मिल रही है, एयरफोर्स को एक इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तो कहने का मतलब ये है कि तीनों ही फोर्सेज में कोऑर्डिनेशन नहीं है। तो इसलिए सरकार ने कहा कि ये जो कोऑर्डिनेशन है हम ये इस्टेब्लिश करेंगे अंडर थिएटर कमांड। ये फर्स्ट टाइम आया था 2019 में, जब हमारा पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने थे, डेट इज सीडीएस बने थे बिपिन रावत। और उन्होंने कहा था कि जो डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स है उनके अंदर ये पता चला कि हमें थिएटर कमांड लेके आना है। अब ये उन्होंने ऐसे नहीं कहा कि ऑल ऑफ अ सडन उन्होंने कहा कि थिएटर कमांड लाना है, ये ग्लोबल मॉडल है। फर्स्ट टाइम ये हुआ था जब कारगिल वॉर हुआ था 1999 में। अब उसके बाद हमें पता चला था कि थिएटर कमांड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो 2001 में हमने अंडमान और निकोबार का एक कमांड बनाया था। नाउ अंडमान और निकोबार के कमांड में कैसा हुआ था कि अगर हम थोड़ा सा इसको ब्रीफ समझते हैं कि जो अंडमान एंड निकोबार का जो कमांड है, बोला कि एक हम आपको कमांड बना के देंगे, वो कमांड में हमारी आर्मी होगी, वो कमांड में हमारा एयरफोर्स होगा, वो कमांड में हमारी नेवी होगी। तो कहने का मतलब ये है कि जब कोई भी अटैक होगा, लेट्स से बॉर्डर पे अटैक हुआ है या फिर कहीं और अटैक हुआ है, तो क्या हम ये चीज पहले फिगर आउट करेंगे कि हम एयरफोर्स का यूज करें, हम नेवी का यूज करें या आर्मी का यूज करें? चलो मान लेते हैं हम तीनों का यूज करना चाहते हैं, तो ये तीनों के अलग अलग कमांडोज है, दैट सेपरेट कमांडोज। तो ये कमांडोज के बीच में कोऑर्डिनेशन लाना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो दैट इज वाई चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने कहा था, इनफैक्ट डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स ने भी कहा कि हमें एक थिएटर कमांड लाना ज्यादा जरूरी है। थिएटर कमांड का मेजर ऑब्जेक्टिव यही होगा कि वो तीनों ही फोर्सेस को कोऑर्डिनेट करके रखे, तीनों के बीच में इंफॉर्मेशन शेयर करे, और कोई भी अटैक होता है हमारे पास तो हम तुरंत ही उसको रिस्पॉन्स करें। ये हालांकि ये 1999 में पहली बार उठाया गया था सवाल, बट ये फिर दब गया था। फिर जब 2017 में हमारा स्टैंड ऑफ हुआ विद चाइना, तो 2016 में चाइना ने खुद से एक थिएटर कमांड बना लिया था, यूनिफाइड थिएटर कमांड, एंड जिसमें उन्होंने 5 कमांड बनाए थे। एंड उसी को मद्देनजर रखते हुए 2019 में डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर ने भी कहा कि हम भी 5 कमांड्स बनाएंगे, 5 रीजन जोग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सभी चीजें हम समझेंगे। तो आज हम ये समझेंगे कि व्हाट इज थिएटर कमांड, व्हाई इंडिया इज अ नीड ऑफ थिएटर कमांड, और इसको इंप्लीमेंट करने के लिए क्या टाइप के चैलेंजेस आ सकते हैं, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट आर थिएटर कमांड, की थिएटर कमांड क्या है। तो जैसे हमने समझा कि थिएटर कमांड में आर्मी, नेवी और एयरफोर्स का एक इंटीग्रेशन होगा अंडर वन सिंगल ऑपरेशनल कमांड। अब ये सिंगल ऑपरेशनल कमांड की जरूरत क्यों है? क्योंकि एट प्रेजेंट अगर हम देखते हैं कि एट प्रेजेंट क्या है, कि एट प्रेजेंट 17 कमांड्स है, जिसके अंदर 7 आर्मी की है, 7 एयरफोर्स की है और 3 नेवी की है। तो ऐसे करके 17 कमांड्स है। अब ये 17 कमांड का मतलब क्या है कि यहां पे हर एक सिनेरियो में 17 कमांडर्स होंगे। अब मान लेते हैं कि गुजरात कोस्ट पे अटैक हो गया, कोई भी कंट्री ने अटैक कर दिया गुजरात कोस्ट पे, तो वहां पे क्या करना पड़ेगा, हमें ये 17 कमांडर से कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, क्योंकि सबके पास एक अलग अलग कमांड है। तो इंडिया में जो सीडीएस है, जो पहले सीडीएस थे बिपिन रावत, हालांकि उनकी बहुत ही देहांत हो गया था, तो जो इंडिया में सीडीएस है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, उनका ये कहना है कि हमें 5 कमांडो बनाने पड़ेंगे।
कि हमने 5 कमांड्स बनाते हैं। अब इसके लिए ग्लोबल मॉडल ये बताया गया कि जो चाइना है, चाइना ने कैसे किया, चाइना ने चारों दिशाओं में एक कमांड बना दिया कि एक ईस्टर्न कमांड बना दिया, एक वेस्टर्न कमांड बना दिया, एक नॉर्दर्न कमांड बना दिया, एक सदर्न कमांड बना दिया, और बचा एक पांचवा जिसको एक सेंट्रल कमांड बना दिया। तो हम भी ऐसा कर सकते हैं, हालांकि ये अभी भी प्रोसेस में है। हमने कई सारे ग्लोबल मॉडल को स्टडी करी है, कई सारे ड्राफ्ट आ रहे हैं, हम हमारे रीजन को समझ रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम यही करेंगे, मे बी ऐसा हो सकता है कि हम कोस्ट वाइज डिवाइड करें कि एक हो गया कोंकण कोस्ट, एक हो गया मालाबार कोस्ट, एक हो गया कोरोमंडल कोस्ट। तो हम इस तरीके से भी कमांड्स को डिवाइड कर सकते हैं, राइट। तो कहने का मतलब क्या है कि थिएटर कमांड का मेजर ऑब्जेक्टिव ही ये है कि जो हमारा थिएटर स्पेसिफिक लीडरशिप है उसको यूनिफाइड करना। कि अभी क्या है कि कई सारे स्पेसिफिक सिलोज में है कि अलग अलग सिलोज में सारे कमांड्स डिवाइडेड है, तो हम क्या करेंगे, ये सारे कमांड्स को एक में ही इंटीग्रेट कर लेंगे। तो ये इंस्पायर्ड किए गए हम ग्लोबल मॉडल से, जो यूएस का था एक यूनिफाइड कॉम्बैटेंट कमांड्स, एंड इनफैक्ट चाइना ने भी, जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी 2016 में, उन्होंने भी ये चीज लॉन्च करी है। तो इन्होंने कहा कि कहने का मतलब क्या है कि इंस्टेड ऑफ 3 सर्विसेज एक्टिंग सेपरेटली, कि है तो ये इंडिया का ही, कि इंडियन आर्मी है, इंडियन एयरफोर्स है और इंडियन नेवी है, तीनों में इंडिया कॉमन है, तो मतलब है तो ये इंडिया का ही। तो ये जब है इंडिया का, तो ये अलग अलग क्यों एक्ट कर रहे हैं? इनका मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट और टू डिफेंड इंडिया फ्रॉम एनी एक्सटर्नल थ्रेट। जब तीनों का मोटो ही एक है, तो तीनों को एक लीडरशिप में लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो वही चीज कह रहे हैं कि एक सिंगल जॉइंट कमांड होगा, जो कोई भी हमारे बीच में वॉरफेयर होगा तो उसमें वो फटाफट टैकल कर सकते हैं, तो हमें तुरंत उसके अराउंड हम लड़ सकते हैं। तो ये चीज कही गई है। सो दिस इज द नीड ऑफ थिएटर कमांड्स। व्हाट आर द थिएटर कमांड? अब हम समझ रहे हैं कि व्हाई देयर इज द नीड ऑफ थिएटर कमांड। तो थिएटर कमांड का जैसे हमने समझा कि मतलब क्या है कि सबसे पहला हमें जॉइंटनेस लेके आना है, कि हमें आर्मी को इसके साथ लेके आना है, हमें एयरफोर्स को इसके साथ लेके आना है और हमें नेवी को इसके साथ लेके आना है। तो जब जॉइंटनेस आएगा तो हम तीनों से एक मतलब तीनों सर्विसेज एक दूसरे से सीखेगी, तीनों एक दूसरे को इंफॉर्मेशंस देगी, तीनों एक दूसरे को टैक्टिकल बेनिफिट देगी। तो इससे क्या होगा कि जो भी अगर इन केस, क्योंकि पॉइंट क्या है कि हमें कोऑर्डिनेशन लाना बहुत जरूरी है, कि गुजरात कोस्ट पे अटैक तो हो गया, तो उसके अंदर नेवी और एयरफोर्स किस तरीके से कोऑर्डिनेट करे कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि वो एनिमी थ्रेट को हटाना। हमारा ये ऑब्जेक्टिव नहीं है कि नेवी को ऊपर बताना है या एयरफोर्स को ऊपर बताना है या आर्मी को ऊपर बताना है। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि तीनों को हम इस तरीके से यूज करें कि जो थ्रेट है उसको हम एलिमिनेट कर पाए। तो वही चीज है कि तीनों के बीच में कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा, हमें ड्रिल्स बनानी पड़ेगी, एंड उसके अकॉर्डिंगली हम कह सकते हैं कि अगर गुजरात कोस्ट पर अटैक हुआ है तो नेवी और एयरफोर्स किस तरीके से कोऑर्डिनेट करे कि हम वो थ्रेट को तुरंत ही हटा दें। सो दिस इज द मेजर ऑब्जेक्टिव, कि हमें इंटीग्रेशन लेके आना है हमारे सर्विसेज का। ठीक है, फिर दूसरा होता है कि डुप्लीकेशन ऑफ रिसोर्सेज बहुत होता है। डुप्लीकेशन ऑफ रिसोर्सेज इन द सेंस कैसा है कि आर्मी को एक इंफॉर्मेशन मिली है, नेवी को एक इंफॉर्मेशन मिली है, एयरफोर्स को भी एक इंफॉर्मेशन मिली है। अब या तो हो सकता है कि तीनों की इंफॉर्मेशन अलग है, या हो सकता है कि तीनों की इंफॉर्मेशन सेम है, दोनों में ही हमारा लॉस है। अगर तीनों की इंफॉर्मेशन अलग है तो तीनों के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं आ पाएगा। अगर तीनों की इंफॉर्मेशन सेम है तो तीनों का जो रिसोर्सेज है उसका डुप्लीकेशन हो गया, कि रिसोर्स वेस्ट हो गया, क्योंकि वही इंफॉर्मेशन हमें नेवी से भी मिल गई, डिफेंस मिनिस्टर को वही इंफॉर्मेशन एयरफोर्स से भी मिल गई और वही इंफॉर्मेशन आर्मी से भी मिल गई। तो देयर इज अ डुप्लीकेशन ऑफ रिसोर्सेज, तो हमारा रिसोर्स ही वेस्ट हो गया। तो कहने का मतलब क्या है कि जब ये तीनों ही एक कमांड में होंगे, तो मान लेते हैं कि किसी एक को हमने एक टास्क दिया है, किसी एक आर्मी को एक हमने टास्क दिया है, एयरफोर्स को हमने टास्क दिया है, तो वो टास्क में तीनों के बीच में अगर कोऑर्डिनेशन होगा तो तीनों अलग अलग टास्क पे काम करेंगे। एट प्रेजेंट क्या है कि तीनों एक कमांड के अंदर नहीं है, तो देयर आर चांसेस कि तीनों ही एक ही टास्क पे काम कर रहे हो, क्योंकि इंफॉर्मेशन इस तरीके से शेयर नहीं होती जब तक वो डिफेंस मिनिस्ट्री के पास नहीं जाएगी। तो ये सिनेरियो रहता है। इसके अलावा अगर कोई भी वॉर टाइम एफर्ट होता है तो वॉर टाइम में हमारा जो रिस्पॉन्स होगा वो काफी ज्यादा फास्ट हो जाएगा और वो काफी ज्यादा सिंक्रोनाइज्ड हो जाएगा, कि तुरंत ही हमने वो रिस्पॉन्सिव कर दिया है, तुरंत ही हमने वो थ्रेड को एड्रेस कर दिया और तीनों के बीच में हमारा सिंक्रोनाइजेशन हो गया है।
फिर है कि हमारा रिसोर्सेस का ऑप्टिमाइजेशन यूज होना चाहिए, क्योंकि पॉइंट क्या है कि आर्मी का एक लॉजिस्टिक है, एयरफोर्स का एक लॉजिस्टिक है और नेवी का एक लॉजिस्टिक है। अब तीनों को ही लॉजिस्टिक है, बट एक बात हम सा समझो कि तीनों का ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रोटेक्ट इंडिया, टू डिफेंड इंडिया। तो तीनों का लॉजिस्टिक भी हमें शेयर कर लेना चाहिए ना, तो हमारा कॉस्ट बच जाएगा, क्योंकि कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो जब रिसोर्सेज ऑप्टिमाइजेशन होगा तो लॉजिस्टिक्स शेयर हो जाएंगे, एसेट्स हम शेयर कर सकते हैं। प्लस ये जो अभी जो हमारा कॉलोनियल कमांड है, ये कॉलोनियल एरा का है और कॉलोनियल एरा खत्म हो चुका है। हम अब मॉडर्नाइज एरिया में मॉडर्नाइज एरा में आ चुके हैं, तो इसलिए हमें उससे बाहर निकलना है। और दूसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमें दोनों फ्रंट से थ्रेट है, चाइना से एज वेल एज पाकिस्तान से। तो हमें दोनों फ्रंट पे एक थिएटर कमांड स्टैब्लिश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि तीनों फोर्सेस एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते हुए चले। ठीक है, तो ये सब कब हाईलाइट हुआ था, जब गलवान इशू हुआ था 2016 में एंड 2020 में भी हुआ था। तब पता चला था कि हमें इंटर सर्विसेज कोऑर्डिनेशन लानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। तो इससे हमें पता चल गया वाई। अब जो दूसरी चीज़ हमें समझनी है दिस सिनेरियो, कि क्या इसके क्या टाइप के फीचर्स रहेंगे। तो जैसे हमने देखा कि जो फीचर में मेजर फीचर यही रहेगा कि जो बिपिन रावत जो थे हमारे सीडीएस थे, उन्होंने कहा कि हमें 4 से 5 थिएटर कमांड लाने होंगे, जिसमें उन्होंने कहा था कि एक नॉर्थ में रहेगा, एक वेस्ट में रहेगा, एक मैरीटाइम रहेगा, एक एयर डिफेंस रहेगा और एक पेनिनसुलार रहेगा। ओके, फिर दूसरा उन्होंने कहा कि जो सीडीएस होगा वो एक लीड आर्किटेक्ट होगा। हालांकि ये 2023 में भी इस पे और ज़्यादा स्ट्रेंथन किया गया। डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर ने कहा है कि जो सीडीएस होगा वही लीड आर्किटेक्ट होगा ये पूरे ही प्रोविजन में, कि किस तरीके से हमें थिएटर कमांड को बनाना है, राइट। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हमें फंक्शनल कमांड्स भी बनाने होंगे। लाइक ये तो तीनों का एक कमांड हो गया, अब वो हर कमांड में एक होगा साइबर कमांड, एक होगा स्पेस कमांड, एक होगा स्पेशल ऑप्स का कमांड जो इंडियन आर्मी का होता है। तो इस तरीके से एक कमांड में सब कमांड्स बनते जाएंगे। तो इस तरीके का एक फीचर बताया गया था। दूसरा बताया गया कि हमें सेक्टर बेस्ड कमांड बनाने हैं, नॉट सर्विस बेस्ड, कि एयर सर्विस के हिसाब से या नेवी के हिसाब से नहीं, हमें सेक्टर बेस्ड बनाने हैं कि कौन से सेक्टर में कौन से सर्विसेज की ज्यादा जरूरत है, तो हमारा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो पाएगा। पता चले गुजरात कोस्ट पे एयरफोर्स की जरूरत ही नहीं है इतनी, बस हम ऐसे थ्रेट में है कि आज के टाइम पे हर एक अटैक एयरफोर्स से हो रहा है। पता चले वहां पे नेवी की ज्यादा जरूरत थी, तो नेवी को हमने पूरा साउथ में कर दिया, राइट। तो ये सारी चीजें रहती है। फिर सेकेंड आ जाता है कि जो मेजर चैलेंज रहेगा इसके अंदर वो रहेगा कि लीड सर्विस कौन सी रहेगी। फॉर एग्जाम्पल हमने एक गुजरात कोस्ट पे एक थिएटर कमांड बनाया, तो थिएटर कमांड में लीड सर्विस कौन सी रहेगी, नेवी, एयरफोर्स या आर्मी। तो ये बात पे डिस्कशन करना बाकी है। तो इस पे हमारे हाई लेवल टॉक्स होते जा रहे हैं, कई सारे ड्राफ्ट्स भी आ रहे हैं, बट अभी तक कोई भी फाइनल कंक्लूजन पे हम नहीं पहुंचे हैं, ठीक है। बट अगर हम देखते हैं कि इसको इंप्लीमेंट करते हैं तो इसके अंदर कई सारे चैलेंजेस हमें फेस किए जाते हैं। लाइक जो इंटरनल फ्रिक्शन हो जाता है और जो डिलेज हो जाते हैं वो सबसे बड़ा इश्यू है। अब इसमें सबसे बड़ा इश्यू क्या है कि जो इंडियन एयरफोर्स है वो थोड़ा सा रेजिस्टेंस है। अब रेजिस्टेंस क्यों है, क्योंकि आज के टाइम में हम देख रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके अंदर एयरफोर्स यूज हुआ, ठीक है, कि हमने बम गिराए। फिर हम देख रहे हैं कि ईरान और इजराइल में भी एयरफोर्स ही यूज हो रहे हैं। तो सबसे ज्यादा सुप्रीमेसी किसकी है, एयरफोर्स की सबसे ज्यादा सुप्रीमेसी है। अब नेवी लास्ट टाइम कब वॉर पे गई थी या कब किस तरीके से उसने कहीं पे बॉम्ब गिरा के आया था वो तो हमें आइडिया ही नहीं है, वो बहुत पुराना हो गया। हालांकि इंडियन आर्मी के बीच में जो बॉर्डर क्लैश होते हैं वो थोड़े बहुत रहते हैं, क्योंकि बॉर्डर क्लैश भी इतने ज्यादा नहीं होते। बॉर्डर क्लैश इज एन एक्ट ऑफ वॉर, कि अपने बॉर्डर पे तुरंत ही वॉर कर दिया तो सीज फायर करना पड़ता है और एक्सेट्रा, ये सारी चीजें रहती है जो हाल ही में हमने देखा पाकिस्तान और इंडिया के बीच में ये सारी चीजें हो रही थी। बट हर एक में सबसे ज्यादा सुप्रीमेसी आज के टाइम पे हो गया वो है इंडियन एयरफोर्स का। तो एयरफोर्स कह रहा है कि अगर आप हमें कोई भी थिएटर कमांड के अंदर डालते हो तो जो हमारा रिस्पॉन्स है वो स्लो हो सकता है। तो एयरफोर्स का ये कहना है कि हम एक इंडिपेंडेंट आर्मी मतलब एक इंडिपेंडेंट डिफेंस सर्विसेज में हमें रखिए, कि हमें ना ही नेवी से पूछना है और ना ही हमें आर्मी से पूछना है, हमें डायरेक्टली इंडिपेंडेंटली अटैक करना, वरना हमारा रिस्पॉन्स स्लो हो जाएगा, राइट। तो ये एक बड़ा इशू है। फिर दूसरा है डॉक्ट्रिनल डिसएग्रीमेंट्स। डॉक्ट्रिनल यानी कि प्रिंसिपल्स। अब हम देख रहे हैं कि इंडियन आर्मी का एक स्लोगन है, एयरफोर्स का एक स्लोगन है, नेवी का एक स्लोगन है।
तो ये सबका स्लोगन उसके प्रिंसिपल्स पे डिपेंड करता है। तो हम कह सकते हैं कि तीनों के प्रिंसिपल्स अलग है। तो जब तीनों के प्रिंसिपल्स अलग है तो उनके डॉक्ट्राइन्स अलग है, डॉक्ट्राइन अलग है, तो तीनों के प्रिंसिपल अलग है और तीनों के बीच में एक म्यूचुअल एग्रीमेंट लाना है, दैट इज अ डिफिकल्ट टास्क, क्योंकि तीनों की टैक्टिक भी अलग होगी। तो यहां पे बोल रहा है कि एयर पावर बोल रहा है कि मैं एक स्ट्रेटेजिक हूं, राइट, वेयरएज आर्मी बोल रहा है कि मैं टैक्टिकल हूं। तो तीनों का प्रिंसिपल ही अलग हो गया, तो तीनों के बीच में एग्रीमेंट लाना दैट विल टेक टाइम, राइट, उसके अंदर डिस्कशन करना पड़ेगा। तो वहां पे टर्फ वॉर हो रहा है। प्लस है कि जब से बिपिन रावत की डेथ हुई है उसके बाद से थिएटर कमांड का पुश स्लो हो चुका है। तो यहां से क्या हो रहा है कि पॉलिटिकल पुश इतना ज्यादा नहीं मिल रहा है। प्लस हमने अभी तक कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल क्लैरिटी नहीं दी है, कोई भी लीगल स्ट्रक्चर नहीं दिया, तो उसके वजह से ये अभी तक स्टैंड स्टिल हो चुका है, राइट। सो फार कोई भी ऑफिशियल रोल आउट नहीं है टाइमलाइन का कि हम ये समय तक अनाउंस कर देंगे या ये समय तक थिएटर कमांड एस्टैब्लिश हो जाएगा एक्सेट्रा। तो ये सारी चीजों में इट विल टेक टाइम। ओके, नाउ जो नेक्स्ट चीज हमें समझनी है दैट इसकी ग्लोबल एग्जांपल्स अगर हमने देखे तो हमने ऑलरेडी देख ली कि दो ग्लोबल एग्जांपल्स है कि यूएस का एक यूनिफाइड कमांड आया था दैट वाज इन गोल्ड वाटर निकोलस एक्ट 1986 में, जहां पे ये तीनों ही कमांड को ज्वाइन किया गया। फिर पीएलए रिफॉर्म्स हुए थे चाइना में अंडर शी जिनपिंग, जिसके अंदर 2016 में थिएटर कमांड ऑपरेशन किए गए थे, और उसके बाद चाइना एग्रेसिव हो गया था ऑन इंडियन फ्रंट, राइट। सो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो इंडिया को भी अगर एग्रेशन शो करना है तो उसको पहले अपने थिएटर कमांड्स बनाने पड़ेंगे, तीनों ही सर्विसेज को यूनिफाइड करना पड़ेगा। क्योंकि आज के टाइम में चलो मान लेते हैं कि मैं एक इंडिया का प्राइम मिनिस्टर हूं और मेरे को पता होना चाहिए ना कि भाई मैं तीनों सर्विसेज का किस तरीके से यूज करूंगा। तो जब तक मैं तीनों सर्विसेज का यूज नहीं समझूंगा तब तक मैं मेरा स्टैंड नहीं ले पाऊंगा। आई कैन नॉट बी एग्रेसिव, ओके, मैं हमेशा डिफेंसिव रहूंगा, लाइक दैट, ठीक है। तो यहां पे लेसन यही आता है हमें कि हमें रिफॉर्म्स लाने के लिए बहुत पॉलिटिकल विल एज वेल एज स्ट्रक्चरल अकाउंटेबिलिटी दोनों ही लाने की जरूरत रहती है। ओके, अब अगर हम देखते हैं कि ये हमारे लिए रीशेप करेगा हमारी इंडियन मिलिट्री को, यस ये रीशेप करेगा, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा कि जो इंप्लीमेंटेशन होगा उसके अंदर काफी ज्यादा क्लैरिटी चाहिएगी, हमें लीगल बैकिंग चाहिएगा और हमें इंटर सर्विसेज का ट्रस्ट भी चाहिएगा, तो ही ये रहेगा। प्लस दूसरा जो हमें इससे फायदा रहेगा कि जो इंडिया का वॉर प्रिपेयर्डनेस है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। वी विल रीडिफाइन इट, राइट। फॉर एग्जांपल हम टेक बेस्ड वॉरफेयर कर रहे हैं तो हम और ज्यादा प्रिपेयर्ड रहेंगे। थर्ड चीज है कि जो भी हाइब्रिड थ्रेट्स है हमारे पास, कि हमें कभी लैंड से थ्रेट आ रहा है, कभी सी से थ्रेट आ रहा है, कभी स्पेस से थ्रेट आ रहा है, या कभी साइबर से थ्रेट आ रहा है, तो हमारा एक थिएटर कमांड होगा तो ये सभी थ्रेट को हम एक साथ एड्रेस कर सकते हैं, ठीक है। फिर आ जाता है कि हमें तीनों ही फोर्सेस में सीमलेस कोऑर्डिनेशन आ जाएगा, तो उससे जो हमारा इंटरनल थ्रेट है या फिर जो डिजास्टर रिस्पॉन्स है वो सब हम तुरंत ही एड्रेस कर सकते हैं। तो ये एक सिनेरियो रहता है, ओके। अब अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि यूपीएससी इसको किस तरीके से लेता है, तो इस पे अगर देखते हैं जीएस 3 में जो सवाल आया था 2013 में, तो उसके अंदर पूछा था कि इंडिया शुड इवैल्यूएट इट्स इंडियाज प्रिपेयर्डनेस टू डील विद ट्रांस बॉर्डर टेररिज्म, इंटरनल सिक्योरिटी में ये आया है। फिर सिमिलरली 2015 में आया है रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन इंटरनल सिक्योरिटी। फिर 2021 में ये आया है बॉर्डर सिक्योरिटी चैलेंजेस इन द लाइट ऑफ चाइनीज एग्रेशन। तो इन सब में हम ये तरीके का एग्जाम्पल यूज कर सकते हैं एज अ वे फॉरवर्ड कि एक थिएटर कमांड हमें लाना पड़ेगा, ओके। और जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है इसमें वो यही है कि डिस्कस द पोटेंशियल एंड चैलेंजेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग थिएटर कमांड्स इन इंडियाज मिलिट्री स्ट्रेटेजी। इसका आंसर आप लोग प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिए कि हमारे थिएटर कमांड अगर इंप्लीमेंट होता है तो उसका क्या पोटेंशियल है और क्या चैलेंजेस है हमारी मिलिट्री स्ट्रैटेजी के लिए, ओके। अब जो फाइनल टेक अवे हम ये कह सकते हैं कि जो थिएटर कमांड है ये हमारी फ्यूचर मिलिट्री का एक फाउंडेशन बन रहा है, राइट, कि ये फाउंडेशन रहेगा। हम वी विल गो बियॉन्ड हार्डवेयर, हम वी विल आल्सो फोकस ऑन सॉफ्टवेयर, हम डॉक्ट्रिन पे फोकस करेंगे, कल्चर पे फोकस करेंगे, कोऑर्डिनेशन पे फोकस करेंगे, एंड जो सिविल मिलिट्री सिनर्जी है हम उस पे लेके आएंगे कि हमारा सिविलियन और मिलिट्री का सिनर्जी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आज के टाइम में सिविलियन और मिलिट्री में कोई कनेक्शन नहीं है अनलेस आपकी फैमिली में कोई मिलिट्री मेंबर होता है। तो प्लस हमें पॉलिटिकल क्लैरिटी लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और यूपीएससी के लिए ये
काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि इंटरनेट सिक्योरिटी का पार्ट है, टेक्नोलॉजी का पार्ट है, और GS2 स्ट्रेटेजिक अफेयर्स का भी ये पार्ट रहता है। आई होप आप लोग को काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी मिली होगी फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वीडियो ऑफ थिएटर कमांड. We will be covering more such kind of topic in the coming videos. Till then, stay safe and study well. Thank you.